ठीक है, चलिए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का बात नहीं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये लास्ट पार्ट है जो कि आपको 12th में पढ़ने के लिए। ऑल टुगेदर आप लोगों को कितने सिस्टम्स टोटल पढ़ने के लिए थे? 8 सिस्टम्स थे। ठीक है, एक और है जो डायरेक्टली नहीं लिखा है लेकिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करके दिया है, वो है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, वो भी एक सिस्टम है हमारा इम्यून सिस्टम, उसके बारे में भी है। तो टोटल 9 सिस्टम्स के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें स्लैश आउट मतलब काट कर हटाया गया है जो चैप्टर, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हटा देने के बाद आपके लिए बचते हैं 8 सिस्टम्स, जिसमें से 6 आपको पढ़ने थे 11th में, है ना। कोई बता पाएगा कितने कौन कौन से सिस्टम थे? यानी रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, उसके बाद एक्सक्रीटरी, उसके बाद क्या था? नर्वस सिस्टम, उसके बाद यानी एंडोक्राइन सिस्टम, और लो मूवमेंट एंड लोकोमोशन भूल गए, यानी स्केलेटल सिस्टम, वो था। टोटल 6 हो गए। 7th में आप लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन, और उसके बाद आप यूनिट 3 में जाएंगे, वहां देखेंगे यूनिट 3 में देखेंगे कि इम्यून सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ह्यूमन एनिमल में है, टॉप ऑर्डर का एनिमल, है ना। और देखिए यहां पे शुरुआत करते हैं हम लोग डिफरेंस देखने से। फ्लावरिंग प्लांट में, मतलब आई मीन की फ्लावर करें प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स टॉप ऑर्डर के प्लांट्स है कि नहीं। इससे ज्यादा डेवलप्ड कोई है नहीं। 5 हम लोग डिवीजन में बांट के रखे हैं टोटल प्लांट किंगडम को, है ना। उसमें टॉप ऑर्डर का जो प्लांट किंगडम का हिस्सा है वो है एंजियोस्पर्म, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? फ्लावर, राइट। और फ्लावर जब कंप्लीट होता है तभी जब उसमें एंड्रोसियम गायनोसियम दोनों प्रेजेंट होता है, यानी मेल और फीमेल पार्ट दोनों जब उसमें प्रेजेंट होता है तब जाके वो कंप्लीट फ्लावर होता है। यानी फ्लावर कंप्लीट तब होगा, यानी कि ये प्लांट पूरा कंप्लीट तब कहलाएगा, नाइदर मेल नॉर फीमेल तब कहलाएगा जब ये हर्माफ्रोडाइट होगा। ठीक है, लेकिन ह्यूमन या एनिमल्स के केस में जैसे जैसे एनिमल में डेवलपमेंट होता है, हायर ऑर्डर के एनिमल्स मिलते हैं, उनमें सेक्सेस सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए ह्यूमन क्या शो करेगा? दे शो सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म। इस टर्म का मतलब समझते हैं? सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म मतलब डाया टू मॉर्फ फॉर्म्स, यानी 2 सेक्सुअल फॉर्म्स इसमें है, और इसी में से एक कहलाएगा मेल और दूसरा कहलाएगा फीमेल। अब देखिए, तो मेल में जो सिस्टम डेवलप करेगा रिप्रोडक्शन का, दैट विल बी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल में जो सिस्टम डेवलप करेगा वो कहलाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब दोनों में अगर पार्ट्स या स्ट्रक्चर हम लोग कंपेयर करें तो बेसिक फॉर्मेट सिमिलर है। ठीक है, बेसिक फॉर्मेट ऑफ द सिस्टम, प्राइमरी 1 डिग्री यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल में अभी लिखिएगा नहीं, प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्रेजेंट होगा, और मेल में यह कहलाता है टेस्टिस, फीमेल में यह कहलाता है ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का इंपॉर्टेंस क्या है?
कि ये वो स्ट्रक्चर है जहां पे गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और ह्यूमन बाय बर्थ दे कैरी दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बाय बर्थ मतलब बर्थ के साथ ही इनमें ये अपीयर रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेसरी डक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो इसमें मेल में पाए जाते हैं रेटे टेस्टिस, भाषा इफरेंशिया, epididymis एंड वास डिफरेंस। ठीक है, फीमेल में पाया जाएगा फैलोपियन ट्यूब, या इसी को कहते हैं ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स। उसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मेल में यह कहलाता है पेनिस, फीमेल में यह कहलाता है वेजाइना। इसके साथ इसमें रहते हैं ये फर्स्ट सेकंड, यहां पे थर्ड फोर्थ कर देते हैं, स्पेस कम हो गया है। एक्सेसरी ग्लैंड्स, मेल में रहता है सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फीमेल में रहता है मेमरी ग्लैंड। ये है बेसिक प्लान। तो देखिए, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर में इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग प्लेस करते हैं। पहला हेड क्या हो गया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये दोनों में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद एक्सेसरी डक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स, मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होंगे। तीसरा है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये भी मेल फीमेल में दोनों प्रेजेंट होंगे। और है चौथा एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये भी दोनों में प्रेजेंट होंगे। मेल में ये अलग है ना, और फीमेल में ये अलग नाम से, और इनके एबिट फंक्शंस अलग हैं थोड़े बहुत। अब देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दोनों में ही फंक्शन सेम। मेल में अगर है तो मेल में क्या करेंगे? मेल गैमेटोजेनेसिस। फीमेल में है तो फीमेल में फीमेल गैमेटोजेनेसिस करेंगे, दोनों सिमिलर है। अब ये स्ट्रक्चर्स अलग है, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन फंक्शन तो सिमिलर है। उसके बाद ये जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं, इनका काम है गैमेट्स को ट्रांसफर करके ले जाना, किसी एक डायरेक्शन की ओर ले जाना। तो मेल में भी इन्हीं डक्ट्स के थ्रू, इन्हीं छोटे छोटे ट्यूब्स के थ्रू मेल गैमेट्स आगे बढ़ते हैं, और फीमेल में भी उन्हीं डक्ट्स के थ्रू फीमेल गैमेट आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, दे आर मेंट फॉर मेकिंग ए कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू। जो हम लोग देखे थे मेल और आई मीन एनिमल्स और प्लांट्स में, जब हम लोग पढ़ रहे थे 3 फेजेस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो प्लांट्स में हम लोग पढ़े क्या क्या? 3 फेज था, प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन फेज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में ही गैमेट ट्रांसफर होता है, जिसमें पॉलिनेशन था, और उसके बाद फिर पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट और मेल गैमेट का प्लेसमेंट अराउंड द फीमेल गैमेट। तो उसमें एक्सटर्नल एजेंसी का जरूरत क्यों पड़ा? बिकॉज द प्लांट्स आर स्टैटिक, दे कैन नॉट मूव। ह्यूमन में they are animals, they can move, that is why there is no external agency required for gamete transfer in the animals. So why will be
in the case of human. There will be no requirement of it. Now, how the gametes are transferred? With the help of this external genitalia. Males are releasing them, females are accepting them. So, here the external genitalia works like this. So both are actually helping for the process called mating. Now, the last but not the least, accessory glands. There is a bit difference between the accessory glands of the male and female. ये जो है ये लुक आफ्टर करते हैं या मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं फॉर द मेल गैमेट्स ड्यूरिंग इट्स जर्नी, ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल. फीमेल में ये पोस्ट बर्थ सपोर्ट करते हैं जो यंग वंस हैं उन्हें सरवाइव करने के. बट दोनों में ही एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं. तो आपको क्या बताए, दोनों के पास ऑर्गन्स मोर और लेस एक ही पर्पस के लिए, पर्पस थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा पर हेड्स उनके सेम है ना, सेम हेडिंग में वो ऑर्गन्स आते हैं. और यहां पे भी अगर ये ग्लैंड्स हैं तो इनका सिक्रेशन है. आपको क्या लगता है ये एक्सोक्राइन हो गए या एंडोक्राइन? अगर ये एंडोक्राइन होते तो हम लोग जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़े उसमें जरूर पढ़ते, तो वो लॉजिक बताता है कि एक्सोक्राइन होंगे. एंड डेफिनेटली दे हैव ट्यूब्स, दे हैव डक्ट्स. दैट ट्यूब एंड डक्ट एक्चुअली सिक्रेट और डिस्चार्ज द सिक्रेशन ऑफ देम. और बताने की जरूरत नहीं है. यहां पे भी कैसा एपिथेलियम होगा? एपिथेलियम ही एक है जो कि सिक्रेशन को हेल्प करता है. तो कौन से होंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम यहां पे होंगे. ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम ट्रांसफर के लिए, ट्रैवल कराने के लिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज देयर फॉर सिक्रेशन. ठीक है, तो ये है बेसिक प्लान. यहां तक लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इधर हो चुका?
यहां तक पहले ड्रॉ कीजिए, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब यहां देखिए, पहली चीज हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं किसको, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन इसको पढ़ते हुए हम लोग यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा लेकर आए, है ना। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, है ना, इसके यूरिनरी सिस्टम से एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है ना। इसीलिए मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसे एक्चुअली, या इसके जो ट्यूब्स हैं, उसको हम लोग यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कहते हैं। यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड जेनाइटल सिस्टम दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब वो कैसे, वो बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कहां से, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एंड दैट इज द टेस्टिस, 2 इन नंबर, टेस्टिस 2 इन नंबर। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे, यहां लिखा गया है एब्डोमिनल कैविटी, है ना। ये एब्डोमिनल कैविटी बना रहा है, ये लाइन जो है एब्डोमिनल कैविटी है, और इसके नीचे टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो कैविटी है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट है, उसे कहते हैं स्क्रोटम सैक, राइट। इस स्क्रोटम सैक में, यानी आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, टेस्टिस को प्रेजेंट रखने के पीछे रीजन क्या है, जो स्पर्म सेल्स बनते हैं, जो मेल गैमेट्स हैं, वो बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, राइट। तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन का एवरेज, इट इज अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर इसके लिए सुटेबल नहीं है स्पर्म सेल्स के लिए, उसमें उसका डिजेनरेशन शुरू हो जाता है और मरने लगते हैं। तो इफेक्टिव स्पर्म सेल्स का नंबर काफी कम हो जाएगा उस टेम्परेचर पे। इसलिए टू कीप इट एट बिलो टेम्परेचर देन दैट, इट हैज बीन प्लेस्ड इन a suspended sac like या bag like structure which is scrotum sac, ठीक है। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में इसके रखने के पीछे एक ही रीजन है, सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम सैक कैन बी रिड्यूस्ड बाय 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इससे इसका कम होता है। दैट इज वाई द स्पर्म सेल्स आर फॉर्मिंग एंड बीइंग स्टोर्ड ओवर हियर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट शॉक, ठीक है। सो दिस इज द प्राइमरी रीजन व्हाई द स्क्रोटम is present to carry the testis in it. But on the contrary, आप जब फीमेल में ये सिस्टम देखेंगे तो the ovaries are present inside the abdominal cavity. There is no external structure to carry them because that is comparatively better adapted with the temperature, जो कि बॉडी टेम्परेचर होता है उसके साथ वो ज्यादा बेटर एडेप्टेड है, स्पर्म सेल्स उतने बेटर एडेप्टेड नहीं होते। उसके पीछे एक और रीजन है जो आगे चल के आपको पता चलेगा, वो है क्या कि स्पर्म सेल्स के पास अपना साइटोप्लाज्म नहीं होता, दे कैरी ओनली द न्यूक्लियस टू डोनेट इट फॉर फर्टिलाइजेशन। और ओवम सेल्स जो हैं उनके पास साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म मतलब ए लॉट ऑफ वाटर एज वेल, सो दे कैन कन्वेक्ट द हीट, उनसे हीट कन्वेक्शन हो सकता है, इसमें ऐसी सिस्टम नहीं मिल पाती।
और ये चीज जो आप समझे अभी कि स्पर्म सेल में केवल न्यूक्लियस है कंट्रीब्यूट करने के लिए और एक्सट्रीमली स्मॉल साइज के होते हैं, जबकि फीमेल गैमेट ओवम जिसे हम लोग कह रहे हैं ये बड़े साइज के होते हैं। तो ये किस तरह का रिप्रोडक्शन या किस तरह का फर्टिलाइजेशन शो करेगा, तो हम लोग प्लांट में भी देखे हैं, फ्लावरिंग प्लांट में oogamete शो करता है, इसमें भी oogamete होता है, विथ अ डिफरेंस कि उसका मेल गैमेट ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक्सटर्नल एजेंसी से, इसका मेल गैमेट ट्रांसपोर्ट खुद कर सकता है क्योंकि ये मोटाइल होता है और इसके साथ फ्लैजिला होता है, which is the only cell in the animal that is having flagella. अदरवाइज किसी भी दूसरे एनिमल सेल में फ्लैजिला नहीं पाए जाते, सीलिया पाए जाते हैं। और सिलेटेड एपिथेलियम कौन नहीं जानता, है ना। फ्लैजिला इज ओनली प्रेजेंट ओवर द स्पर्म सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब आई ये जो टेस्टिस प्रेजेंट है, देख ही रहे हैं, दो होते हैं लेफ्ट एंड राइट, और इनसे एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब बाहर की ओर निकलता है या एसोसिएटेड रहता है। इस हाईली कॉइल्ड ट्यूब को कहते हैं इपीडिडाइमिस, ठीक है। इस इपीडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं या इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये तो समझ ही रहे हैं। दिस इज इपीडिडाइमिस, द एरिया ऑफ इपीडिडाइमिस, ध्यान दीजिएगा, द एरिया ऑफ इपीडिडाइमिस विच इज बीइंग कनेक्टेड विद द टेस्टिस is called the head region. यह है head region, ठीक है, अभी लिखिएगा नहीं, head region एपिडिडाइमिस का। उसके बाद यहां से एक दूसरा ट्यूब शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं, ये आगे चल के देख रहे हैं ना, दूसरे ट्यूब पे खुल रहा है, इसे कहते हैं वास डिफरेंस। ये दो ट्यूब्स या ये दो एसेसरी डक्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, मेंशन्ड है। तो जहां पर आके ये वास डिफरेंस से कनेक्ट होता है, मान लेते हैं यहां पे कनेक्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल वास डिफरेंस के साथ, तो जिस एरिया में जाके ये वास डिफरेंस से कनेक्ट होता है वो एरिया कहलाता है टेल रीजन। तो हम लोग इसको यहां देख रहे थे, तो यहां पे भी कह सकते हैं ये एरिया क्या हो जाएगा इसका, टेल रीजन। तो हेड रीजन आ गया, टेल रीजन आ गया, बीच के एरिया को क्या कहेंगे, बॉडी। सो दिस इज बॉडी। अब हेड रीजन के लिए एक नाम है, इसे कहते हैं CUPUT, कपट, EPDIDYMIS, कपट इपीडिडाइमिस, ठीक है। उसके बाद जो बॉडी है उसे कहते हैं कॉर्पस इपीडिडाइमिस, इसे कहते हैं कॉर्पस इपीडिडाइमिस। और टेल रीजन इसे कहते हैं कॉडा इपीडिडाइमिस। कॉर्पस, ये वर्ड आप लोग पहले भी कभी सुने होंगे, कॉर्पस ल्यूटियम, ये तो बाद में आप देखेंगे। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसी का नाम पहले था, रेड ब्लड सेल्स बाद में दिया गया, कॉर्पसेल्स यानी बहुत छोटी बॉडीज। तो कॉर्पस मतलब बॉडी, इसीलिए इसे कहा गया है ना कॉर्पस इपीडिडाइमिस। हेड रीजन को कहते हैं कपट इपीडिडाइमिस और कॉडा मतलब होता है टेल। तो इसका जो एंड रीजन है जो कि वास डिफरेंस से ऐड हो रहा है या जुड़ रहा है वो टेल रीजन है और उसे कहते हैं कॉडा इपीडिडाइमिस। उसके बाद ये बना क्या, वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस है ना इस स्क्रोटल सैक से होते हुए कहां आएगा, एब्डोमिनल कैविटी में। यहां स्क्रोटम खत्म हुआ और ये एरिया क्या आ गया, एब्डोमिनल कैविटी। तो जिस एरिया से ये एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है उसे कहते हैं इंगुअल कैनाल, उसे कहते हैं इंगुअल कैनाल। अब इंगुअल कैनाल से होते हुए तो दोनों तरफ इंगुअल कैनाल होंगे, लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद इंगुअल कैनाल से वास डिफरेंस आता है
और आने के बाद इस क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर को पीछे के तरफ से पूरा स्पैन करता है, यानी इसके पीठ के तरफ से इस पर आता है और उसके बाद फ्रंटल रीजन में आगे की तरफ आता है। ठीक है, आने के बाद फिर नीचे की ओर उतरता है और उसके बाद आके एक ग्लैंड का ट्यूब इसमें खुलता है। इस वास्ट डिफरेंस में आके एक ग्लैंड का ट्यूब खुलता है और इस ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल देख रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में है और ये ट्यूब हो गया सेमाइनल वेसिकल का ट्यूब। और इसीलिए अभी आप लोग को समझाए कि इसे हम लोग कैसा ग्लैंड कहेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, नॉट एन एंडोक्राइन बिकॉज इट हैज ए डक्ट, इट हैज ए ट्यूब एसोसिएटेड विद। जब ये सेमाइनल वेसिकल का ट्यूब वास्ट डिफरेंस में आकर खुलता है, उसके बाद ये बन जाता है एक नया ट्यूब, इसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो कौन सा इजैकुलेटरी डक्ट से पहले ये वास्ट डिफरेंस है। और वास्ट डिफरेंस जब सेमाइनल वेसिकल से ट्यूब रिसीव करेगा और दोनों मर्ज होकर जब आगे की ओर बढ़ेगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल कहेंगे, उसके लिए अलग से कोई नोमेनक्लेचर नहीं है। ठीक है, अब ये इजैकुलेटरी डक्ट आके उस ट्यूब में खुलता है जिसे हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं और ये यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की ओर निकल रहा है यूरिन को कैरी करने के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या इस पॉइंट ऑफ स्पेस पे ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, यानी यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम जुड़ जाते हैं, इसीलिए इसे कंबाइंड कहते हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम। सो मेल हैव no male have more a bit complicated system of reproductive part and it is rather than urinogenital system because it involves both. ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से इजैकुलेटरी डक्ट रिसीव करता है और आगे की ओर बढ़ता है और बाहर की तरफ जिस ओपनिंग से खुलता है वो एक्सटर्नल ओपनिंग या एक्सटर्नल मीटस, एक्सटर्नल मीटस कहते हैं। इस तरीके से इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब एक चीज देखिए, जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, है ना, जहां पे दोनों इजैकुलेटरी डक्ट आके इसके साथ यानी यूरेथ्रा के साथ मीट कर रहे हैं, उस बेस पे आपको एक बड़ा सा सिंगल ग्लैंड दिखाई देगा एंड दिस ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट 1 इन नंबर और सेमाइनल वेसिकल कितने हो गए, 2 इन नंबर। उसके बाद ये यूरेथ्रा, है ना, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ निकलता है एक एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के थ्रू, जिसे हम लोग पेनिस कहते हैं, और उस पॉइंट पे नीचे के तरफ फिर एक ग्लैंड आपको मिलेगा 1 पेयर, ये कहलाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या इसी को कहते हैं कूपर्स ग्लैंड। यहां तक नोट कीजिए, जो जोड़ा गया है बाद में उसको ऐड कीजिए। अब देखिए, इसका हम लोग नाम देते हैं फिगर डायग्रामेटिक representation of male reproductive system। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को यहां जान लेना चाहिए, हालांकि बुक में नहीं है। ये देखिए, दिस इज इंगुअल कैनाल और ये वो जगह है जहां से एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस एंटर करता है। आई मीन टेस्टिस का जो ट्यूब है, जो वास्ट डिफरेंस है, वो एंटर करता है। होता क्या है, एजिंग के साथ मेल में, ये फीमेल में नहीं होता, मेल में क्या होता है, उसका जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम वो
पहले तो इसे ऑर्गन नहीं मानते थे पर अब इसे ऑर्गन कहते हैं, है ना। वो पोर्शन है जो कि जितने इंटरनल ऑर्गन्स है उन्हें टाइटली होल्ड अप करके रखते हैं, है ना, हेल्ड अप करके रखते हैं ताकि वो इधर उधर बिखरे ना, राइट। तो वो वॉल धीरे धीरे लूज होने लगता है, इसलिए क्या होता है, जो इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट स्पेशली जो नीचे की तरफ है, वो आके इंगुअल कैनाल के ऊपर प्रेशर देने लगता है, इस कैनाल के ऊपर। और लंबे समय तक प्रेशराइज करने के कारण क्या होता है, यहां से जो ब्लड वेसल्स आ रहे हैं टेस्टिस को सप्लाई करने के लिए, उन पे असर पड़ता है, वो चोक होने लगते हैं, नेचुरली टेस्टिस डेड होने लगता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रेशर के वजह से कई बार ऐसा होता है क्या कि इंगुअल कैनाल एनलार्ज हो जाता है, और इस एनलार्जमेंट के वजह से लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो प्रोट्रूड करके बाहर निकलने लगता है और वो इनर्वेट करने लगता है आउटसाइड, ठीक है। और ये एक मेडिकल अटेंशन का एक क्लिनिकल कंडीशन हो जाता है, जिसे कहते हैं इंगुअल हर्निया। और इस इंगुअल हर्निया काफी पेनफुल होता है, और इसलिए इससे उबरने के लिए फिर क्या होता है, सर्जरी की जाती है। सर्जरी करके फिर से पेरिटोनियम वॉल को सपोर्ट देने के लिए अंदर में बायोलॉजिकली हेल्पफुल मटेरियल के मैट्रिक्स का एक यूज किया जाता है, और उसे वहां पे क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्टिव मटेरियल से या उसको कहते हैं एलर्जिक, नॉन एलर्जिक मटेरियल से उसे स्टेपल कर देते हैं ताकि ये यहाँ पे प्रेशर ना दे। इंगुअल हर्निया इसीलिए केवल और केवल मेल में होता है, नॉट इन द फीमेल्स, बिकॉज देयर इज एन इंगुअल कैनाल इन द मेल, ठीक है। नाउ इसके स्ट्रक्चर्स को और आगे हम लोग बढ़ाएंगे, इसके बाद यहां तक नोट कीजिए।